Dear students, I am Devendra Singh Kuntal, lecturer in mathematics, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से। अब तक हमने आपको प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स तक करा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम में सबसे पहले हमें जो समझने की ज़रूरत है वो है आपकी पार्टीशन ऑफ द इवेंट। पार्टीशन ऑफ एन इवेंट। Let E1, E2, E3 and so on En be the set of events such that नंबर 1 या ए पार्ट कह सकते हैं इसको हम, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन En इज इक्वल टू S। पहली जो कंडीशन है इसकी वो ये है कि सभी इवेंट्स का जो यूनियन है एस सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है, EI इंटरसेक्शन EJ, दो इवेंट्स का, किन्हीं भी दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू N। और तीसरी जो कंडीशन है इसकी वो PEI इज ग्रेटर देन 0। सारी की सारी जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देन द सेट या द इवेंट्स E1 E2 E3 and so on En is called the partition of the sample space S। क्या मीनिंग है, पहली जो कंडीशन है जब हम E1 E2 En तक डिफरेंट इवेंट्स में ब्रेक करेंगे सैंपल स्पेस को, तो सभी का यूनियन एक तो S के इक्वल होना चाहिए। दूसरे पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन है वो फाई होना चाहिए, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और PEI यानी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तब हम उसको जो सेट होता है E1 से लेके En तक, उसको पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S कहते हैं ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सारी इवेंट्स का जो यूनियन है सैंपल स्पेस S के इक्वल है, तो द इवेंट्स शुड बी एग्जॉस्टिव। दूसरा कहता है पेयर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूएंट हैं उनका इंटरसेक्शन फाई है सभी का, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए सारी की सारी इवेंट्स की। और दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट ऑफ इवेंट्स is called the partition if it is exclusive and exhaustive and every event, probability of every event event is positive.
ये भी डेफिनेशन कही जा सकती है। ये तो हुआ पार्टीशन ऑफ एन इवेंट। अब हम देखते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। Let A be the event associated with the partition E1, E2, E3 and so on up to En, then PA is equal to PE1 into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 and so on, lastly PEN into PA upon EN। कहने का मीनिंग क्या है, ए जो इवेंट है वो बाद में घट रही है, उसकी हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो E1 इंटू पी ए अपॉन E1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई E1 की, ए की विद रेस्पेक्ट टू E1, ये PE2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A with respect to E2 and so on up to PEN into conditional probability of event A with respect to EN. Prove. For an event A, we know that A is equal to A intersection S। क्लियरली, जब किसी सैंपल स्पेस का किसी इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के इक्वल ही आएगा, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ एस। अब इसको हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस को E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड यूनियन एंड सो ऑन अप टू यूनियन EN। एस की जगह पर हम लिख सकते हैं बिकॉज E1 E2 E3 एंड अप टू EN आर द पार्टीशन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए PA इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन EN। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन A इंटरसेक्शन EN। यानी जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सभी यूनियंस के साथ। इनको अलग अलग करेंगे, यूनियन है तो ये आ जाएगा P A इंटरसेक्शन E1 प्लस P A इंटरसेक्शन E2 प्लस P A इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन P A इंटरसेक्शन EN। और आप जानते हैं P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है P A या P B इंटू P A अपॉन B। तो ये हो जाएगा P E1 इंटू P A अपॉन E1 प्लस P E2
into PA upon E2 and so on plus PEN into PA upon EN। और इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n PEJ into PA upon EJ, और that is PA. So this is theorem on total probability, means किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे जितने भी वो आएंगे पार्टीशन आएंगे उन सबके प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल होगी फ्रॉम जे इक्वल टू 1 to n। अब हम इसको थोड़ा सा एक ट्री डायग्राम से भी समझ सकते हैं, पार्टीशन को भी समझ सकते हैं और ये जो थ्योरम है इसको भी समझ सकते हैं, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। और आगे हम इसी से हम बेस थ्योरम का जो डिस्कशन है वो भी इसी से करेंगे, ट्री डायग्राम से। हमने क्या किया, कोई एक इवेंट ली, ये सैंपल स्पेस दिया S, अब उसके इन्होंने बहुत सारे पार्टीशन बना दिए। कौन कौन से पार्टीशन बनाए, E1 E2 E3 बहुत सारे आएंगे, बीच में EI बना दिया, EN-1 बनाया पार्टीशन और EN बना दिया। इसी तरह से डॉट 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 बहुत सारे पार्टीशन इसके बीच में है हमारे पास। अब E1 जो इवेंट है उससे क्या है, A, यहां भी कोई न कोई है, इधर इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये सब का जो एंड है एक इवेंट ए पर है, तो इन ये हमारा अगर इवन है तो ये ए अपॉन E1 आ गया, पी ए अपॉन E1, जबकि ये पी E1 है। इसी तरह से पी E2 है तो ये पी ए अपॉन E2 हो गया। ये EI है PEI तो PA अपॉन EI हो गया। इसी तरह से PEN है लास्ट में तो PA अपॉन EN हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, जिसे हम PA भी पुकार सकते हैं बजाय A के, तो A तो हो गया इवेंट और PA हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है दिस PA इज इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1, PE2 इंटू PA अपॉन E2, PEI इंटू PA अपॉन EI, या इसको J भी कह सकते हैं, और PEN इंटू PA अपॉन E1, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव इवेंट इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव इवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ A। बेस थ्योरम। में क्या थ्योरम क्या कहती है, क्या स्टेटमेंट होता है इसका, लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद ए पार्टीशन E1, E2, E3 and so on, En of a sample space S, then P EK upon A
इज इक्वल टू पी ई के इंटू पी ए अपॉन ई के अपॉन पी ए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं पी ई के इंटू पी ई अपॉन ए अपॉन ई के होल अपॉन पी ए को अभी मैंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताई है, सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे, वेयर ई के रिप्रेजेंट्स the particular event। अब इसका देखते हैं प्रूफ। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। मान लिया एक सैंपल स्पेस है S, उसके बहुत सारे पार्टीशंस हैं, पार्टीशन से मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन सब का यूनियन आपका S के इक्वल होगा और इन सब का जो इंटरसेक्शन है, पेयर वाइज जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा और सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगी, तब ये सब S की पार्टीशन बनेंगी और इनको हमने नाम दिया था E1 E2, कहीं पर EK भी होगा, फिर आपका ऐसे ही चलता चला जाएगा और लास्ट हमने माना था EN। इससे पहले EN-1 हो जाएगा और ये सपोज करें हम EJ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होगा, इसमें बीच में और भी हो सकती हैं, बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं। ये आपकी PE1 हो जाएगी, ये PE2 हो जाएगी, ये PEK बीच में E3 भी होगी और सब भी होंगी, इसी तरह से PEJ, ये PEN-1 और ये PEN, सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है पार्टीशंस के अलग अलग PE1 से लेके PEN तक हमने मान दी और ये सारे की सारी जो इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक इवेंट के अकरेंस के लिए इंडिकेट कर रही हैं एंड दैट इज योर ए। अब देखिए इसमें मैंने जो बेस थ्योरम में कहना चाहा है PEK अपॉन ए। EK अपॉन ए का मीनिंग है जो EK इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, जबकि ए जो इवेंट है वो पहले अकर हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है EK अपॉन ए। तो ये मैं इस पर टिक कर लेता हूं, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है EK की, जबकि ए आपकी ऑलरेडी अकर्ड है, तो इसको हम PA मान लेते हैं। तब वो कहते हैं PEK इंटू PA अपॉन EK मीन्स PEK इंटू PA अपॉन EK आपका ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ये PA अपॉन E1 हो जाएगी, ये आपकी PA अपॉन E2 हो जाएगी और ये इसी तरह से होगी, ये PA अपॉन EJ, ये PA अपॉन EN-1 और ये PA अपॉन EN, इस तरह से। तो रेस्पेक्टिव जो हमारी PAK इंटू PA अपॉन EK वो तो ऊपर आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जो सभी प्रोबेबिलिटीज हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन का जो सम है यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ जाएगी। अब इसका थ्योरेटिकली प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट व्हाट वी नो, इन्होंने पूछा PEK अपॉन A और आप जानते हैं PA अपॉन B हो तो क्या होता है फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, तो हो जाएगा PEK इंटरसेक्शन A अपॉन PA। अब जो PEK इंटरसेक्शन A है अपॉन PA है तो नीचे तो PA है ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PEK इंटरसेक्शन A को मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से
पी ई के इंटू पी ए अपॉन ई के, पी ई के इंटरसेक्शन ए को होल अपॉन पी ए, यही हमें जो है प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। और अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं पी ई के इंटू पी ए अपॉन ई के होल अपॉन सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n पी ई जे इंटू पी ए अपॉन ई जे। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम, वेरी सिंपल प्रूफ। कुल मिला के ये आपका ट्री डायग्राम है, इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। अब ये जो E1 से लेके En तक ये जो इवेंट्स हैं इनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये जितने भी इवेंट्स हैं उनको हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्यों? क्योंकि ये सब की सब जो पार्टीशंस हैं हमने एस के लिए, एस के माने हुए हैं, निकाले हुए हैं उसके अनुसार कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं होता। यूनिक क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक डाई फेंकी गई है तो उसके जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर आपसे बोला जाता है कि E1 तो हमने मान लिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स और हमने E2 मान लिया सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो आप देख सकते हैं इवन नंबर्स का सेट और ऑड नंबर्स का सेट दोनों का यूनियन एस के इक्वल आएगा। यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन 5 है और दोनों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, तो E1 एंड E2 आर पार्टीशंस। अब मैं इसको दूसरे तरह से बताता हूँ। E3 मान लिया हमने, दूसरा पार्टीशन E3 मान लिया हमने किसका? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसमें क्या होगा 2 3 एंड 5 आ जाएगा। और दूसरा E4 मान लिया हमने सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, तो उसमें आ जाएगा 1 एंड 4 एंड 6। तो वो भी दोनों ऐसी इवेंट्स हैं E3 एंड E4 ऑल्सो, जिसमें इंटरसेक्शन 5 है, यूनियन एस के इक्वल है और दोनों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में एक से ज़्यादा भी पार्टीशन हो सकते हैं, तो इनको तो कहते हैं हाइपोथेसिस। और ये जो P अपॉन E1 P अपॉन E2 ये सब की सब हैं, ये जो है कहलाती हैं प्रायर योग। P अपॉन E1 P अपॉन E2 ये सब की सब कही जाती हैं प्रायोरिये। और ये जो हम निकाल रहे हैं E के अपॉन A, इस तरह की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी सभी के लिए, वो कहलाएंगी पोस्टीरियो। तो इसको ही हम कह सकते हैं पोस्टीरियोरी। पोस्टीरियोरी इसके पीछे रीजन है, पोस्ट जो इसके पीछे लगाई है, पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला। तो ये तो हमारी क्या बाद वाली प्रोबेबिलिटी है, जबकि इवेंट ए हमारी अकर हो चुकी है, तब ईके के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, इसलिए पोस्टीरियो हो गई है। प्रायोरी का क्या मीनिंग है? इस ए से पहले जो इवेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, तो ये प्रायोरी हो गई, पहले वाली प्रोबेबिलिटीज होगी सारी। और E1 से लेकर En तक ये आपके हाइपोथेसिस हो गई। अभी जो हमने आपको बेस थ्योरम कराई है, बेस थ्योरम के अंतर्गत P E के अपॉन A बताया था, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट्स रिटर्न टू द अर्न। क्या करते हैं ये 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं किसी अर्न के अंदर, थैले के अंदर। उसमें से एक बॉल निकालते हैं और उसका कलर नोट करते हैं, और कलर नोट करने के बाद वो उसको उसमें रिटर्न कर देते हैं, थैले में रख देते हैं। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अब क्या करते हैं वो, जिस कलर की बॉल निकाली थी उसी कलर की 2 बॉल और उसके अंदर डाल देते हैं। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बॉल निकालते हैं दोबारा से। अब आपने देखा पहले एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया, फिर उसको वापस रख दिया, फिर उसी तरह की 2 बॉल और उसमें डाल दी उसी कलर की, फिर से एक बॉल और निकाली। तो तीनों चीज आ गई इसमें, हाइपोथेसिस भी आ गई, प्रायोरी आ गई और पोस्टीरियोरी आ गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? कहते हैं सेकंड बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी?
अब इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्री डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, पहली जो कंडीशन है वो ली, और पहली कंडीशन वो कहते हैं दिस अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इसमें क्या करते हैं, वो एक बॉल जो है निकालते हैं। अब आपके पास जो कंडीशन बनती है, हाइपोथेसिस बनती है, वो ये बनती है कि या तो ब्लैक बॉल निकाल सकता है या वो रेड बॉल निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड बॉल निकालता है तो क्या पोजीशन होगी, ब्लैक बॉल निकालता है तो क्या पोजीशन होगी। रेड बॉल से 5 और ब्लैक बॉल से 5 है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। तो इसको हम P(E1) मान लें, 5/10 हो जाएगी 1/2। एंड ये Pe2 ब्लैक बॉल से 5 है आपकी, 5/10, ये भी आपकी 1/2 हो जाएगी। तो हमने दो चीजें यहां पर निकालनी, Pe1 और Pe2। अब वो क्या कहते हैं, इसमें 2 बॉल्स उसी कलर की और डाल दी। तो यहां पर हमने रेड बॉल निकाली थी, 5 पहले से थी। अब इस अर्न में 7 रेड बॉल्स हो गई, 5 ब्लैक बॉल्स हो गई। और इस केस में, सेकंड केस में, हमारे ब्लैक बॉल निकाली गई थी और ब्लैक बॉल फिर 2 डालेंगे इसमें, तो 5 रेड बॉल्स रह जाएंगी और 7 आपकी ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। कहते हैं देन ए रेड बॉल इज ड्रॉन, होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछते हैं। वो यहां पर रेड है 7, तो Pa/E1 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन टोटल बॉल्स होगी 12। और ऐसे यहां पर Pa/E2 ये हो गई आपकी रेड बॉल की 5/12। अब इसमें पोस्टीरियो नहीं दिया हुआ है अभी। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि रेड बॉल तो ड्रॉ करता है, पर किस पहली कौन सी है इसके बारे में कुछ नहीं कहा, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये हो जाएगा लेट even with the probability, या even with the event, the first ball drawn is red, then Pe1 is equal to 5/10 is equal to 1/2. E2 be the event, the first ball drawn is black, then Pe2 is also equal to 5/10, क्योंकि 5 भी ब्लैक बॉल है इसमें, and it is also equal to 1/2. Pa/E1 का क्या मीनिंग है, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल वाज आल्सो रेड। तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज probability that the second ball is red when it is given that first ball was also red and will be equal to, यहां से देख सकते हैं तो जो रेड बॉल्स हैं वो 7 हैं और टोटल बॉल्स हैं 12, तो 7/12। नाउ Pa/E2 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट second ball drawn
is read when it is given that first ball drawn was black इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ब्लैक पहले से थी तो 5 रेड है तो 5/12 थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12 7/24 प्लस 5/24 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/24 और 12 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा इज इक्वल टू 1/2। ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज दैट। यही आपसे पूछा गया था।